नमस्कार बच्चों, नमस्कार। आज बीए फाइनल वालों को देखिए, क्योंकि इनका चैप्टर जो चल रहा है थोड़ा लगातार चला जाए, जैसे कि उपभाषा, बोली और आपका फिर इसके बाद आपकी भाषाएं, जैसे कि हिंदी भाषा के विविध रूप। कल जो इसके पहले वाले वीडियो में हुआ था, मानक भाषा और हिंदी मतलब बोली कहाँ बोली जाती है। और आज का टॉपिक रहेगा आपका राजभाषा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए ये है कि राजभाषा किसे कहते हैं, क्योंकि अभी आप लोग को लगता होगा कि बीए फाइनल वालों को ही सिर्फ पढ़ा रही है, तो थोड़ा सा इनका टॉपिक जो चैप्टर है इसको समाप्त करने के बाद फिर अगले ईयर को पढ़ाएंगे। लेकिन ये राजभाषा जो किसे कहते हैं, अक्सर पहले था और कुछ छूट भी गया था उस बार, तो इसको थोड़ा समझा दिया जाए। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जैसा कि आपने देखा है कि जो राजकाज की भाषा होती है उसे ही राजकाज मतलब जो हमारा राज है, जो प्रदेश है, जिसमें जो राज प्रशासनिक जितने भी काम होते हैं, उस कामों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। अब देखिए राजभाषा में ये भी होता है कि इसका मतलब जो सीमित होता है, इसका लेवल सीमित होता है, क्योंकि ये अपने राज्य में ही कार्य मतलब किया जाता है। तो राजकाज की भाषा तो इस समय हिंदी को ही माना गया है कि जो हमारे मतलब प्रदेश में चल रहा है। और इसमें ये होता है कि राजकाज में देखिए इसे ऑफिशियल इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अतः जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है वही हम क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे कि हम भाषा के बारे में बताएंगे कि जैसे राजभाषा हमारा ये भी है कि संविधान जो 343 में जो भाषा को इसको हिंदी को माना गया, और इसी याद में इसको शायद 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। इसको संविधान सभा में दिखे लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। और इसी के उपलक्ष्य में ही इसको बार बार याद करने के लिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। अब देखिए हमारी जो राजभाषा है, ठीक है, हमारे राज्य की जो भाषा है वो क्या है, ये हिंदी ही है, क्योंकि अपने राज्य की उस राज्य में जो भाषा चलती है वही राजभाषा है। और आप राष्ट्रभाषा में जाते हैं तो वो बहुसंख्यक भाषा है। इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा राष्ट्रभाषा। तो इसमें ये है कि इसकी ये सीमित है और वो बहुसंख्यक है। ये सिर्फ राज्य की मतलब जो इस राज्य में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसके लिए जो कामकाज की जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो राजभाषा कहलाती है। अब देखिए भाषा तो आप लोग को बता दिया गया कि जिसके आधार पर आप बोलकर, सुनकर, कहकर, पढ़कर जो मतलब आप एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। भाषा तभी तो होती है ना, भाषा जो एक दूसरे से हम समझ जाएं, ठीक है, अपनी बात कह दें और दूसरा हमारी बातों को समझ ले, वही भाषा है। अब भाषा में देखिए बताया गया राजभाषा के बारे में थोड़ा सा ये भी बता दिया जाता है कि राजभाषा जो है प्रशासनिक कार्यों में होती है या देश की राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो आप समझ गए, जैसा कि इसको आप इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहेंगे। और राजकीय कार्यालयों और राजज्ञाओं आदि के प्रयुक्त भाषा की जो राजभाषा कहलाती है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र में जो प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र भाषा की प्रायः उसकी राजभाषा होती है, क्योंकि इसके माध्यम से वहाँ का जो राज्य कार्य चलता है और राजकीय कार्यालयों, लेखों, पत्र व्यवहारों में भी प्रयोग होता है, उसे ही राजज्ञाएँ उसी से प्रसारित होता है, उसे ही क्या कहते हैं। जैसे कोई भी कार्य हो, ऑफिशियल हो, विद्यालय का हो, मतलब उस राज्य में जितने भी पत्र व्यवहार हो गया, लेख हो गया, या फिर मतलब उसकी जो मतलब प्रयोग, उसी में जो प्रयोग किया जाता है माध्यम, जो वहाँ का राज्य कार्य का माध्यम जो भाषा होती है वही राजभाषा होती है। और भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। अब भारतीय हिंदुस्तान के अनुसार हिंदी ही हमारी क्या है, राजभाषा है। आप बताइए कि हमारी हिंदी राजभाषा है कि नहीं है, क्योंकि हम कभी मतलब अब तो इंग्लिश का प्रचलन है तो नेशनल के लेवल पे हो गया है, लेकिन आपके राज्य की जो भाषा है वो हिंदी में है। जब कभी हम फॉर्म सबमिट करते हैं या फिर किसी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, सब इंग्लिश में नहीं लिखा रहता है, वहाँ हिंदी में ही देखते हैं आप। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, कहीं भी हुआ, राशन कार्ड हुआ या फिर कोई भी मतलब ऐसा चीज़ बनवाना है, तो वहाँ पे आपकी लैंग्वेज मतलब किस भाषा का प्रयोग किया जाता है,
तो वहाँ क्या हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ मतलब माना गया है कि यहाँ की जो राजभाषा है हिंदी है। अब भारतीय संविधान के अनुसार 343 और 351 के जो मध्य हिंदी भाषा के रूप में स्वीकृत है, यह केंद्र के कामकाज होने के साथ साथ कुछ राज्यों की भी भाषा है, कुछ राज्य की भाषा भी है। देखिए सबसे ज़्यादा हमारे जो मतलब आप देख लीजिए पूरा जो विश्व है, राष्ट्र है, इंटरनेशनल चाहे जहाँ भी जिस लेवल पे देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा किस भाषा का मतलब लोग बोलने वालों की संख्या है, तो हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या है। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कहाँ मतलब तमिल कई भाषाओं को बोलने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या क्या है, हिंदी है। आप कहीं से जाते हैं, यहाँ से मुंबई कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे जो संपर्क की भाषा होती है, जो एक दूसरे से मतलब भाषा व्यक्त करने की होती है, तो वो क्या है, हमारी लैंग्वेज हिंदी है। अब यहाँ पे इसको तो माना भी गया है कि ये हमारी राजकाज की भाषा है, लेकिन इसको कहते हैं कि जो राजभाषा शब्द अंग्रेजी के स्टेट लैंग्वेज, इसको स्टेट लैंग्वेज भी कहा जाता है। वास्तव में जो राजभाषा है स्टेट लैंग्वेज मतलब वहाँ की राजभाषा, ठीक है, का अनुवाद है। किसी भी देश की राजभाषा वही हो सकती है जो पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा हो। राजभाषा के संदर्भ में मतलब कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र संविधान निर्माण के उस अपने प्रशासनिक कार्यों में संचालनार्थ किसी एक भाषा को राजकीय स्वीकृति प्रदान करता है। उसके सारे राजनयिक और कार्यालयिक कार्य उसी भाषा में संपादित होते हैं। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र अनेक प्रांतों या सूबों में बटा होता है और प्रत्येक प्रांत जो है वो सूबे पृथक पृथक भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो जितना भी सूबे प्रांत है, नगर है, उसमें क्या होता है कि अलग अलग मतलब भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित नहीं, अलग अलग भाषाएं सुनिश्चित होती हैं। ऐसे में किसको राजकीय मतलब प्रशासनिक भाषा का दर्जा दिया जाए, किंतु ये लगभग सुनिश्चित होता है कि किसी भी स्वतंत्र देश की राष्ट्रभाषा ही उसकी राजभाषा हुआ करती है, क्योंकि बहुजन स्वीकृति के कारण कोई भाषा राष्ट्रभाषा बनती है तथा प्रशासन भी राष्ट्रभाषा को राजकीय मान्यता देने में सुविधा अनुभव करता है। अगर प्रशासन भी जो मान्यता दिया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होती है, तो उसको भी क्या होता है, प्रशासन को भी सुविधा होती है। कैसे सुविधा होती है कि जब हम किसी भाषा को जब समझेंगे ही नहीं, तो उसमें जो मतलब उस चीज़ को कार्य करने वाले लोग हैं उनको क्या होगी, परेशानी होगी, और वो परेशानी उनको जब होगी तो वो पूरा प्रशासन पे जाएगा, जिसका उसका भार और मतलब ज़्यादा हो जाएगा। उस भार को कम करने के लिए वो प्रशासनिक भाषा हिंदी, क्योंकि जिसको जानने वाले समझने वाले लोग अगर ज़्यादा हों तो उसको क्या है संभालने में क्या लगता है, टाइम कम लगता है, और लोग सबसे ज़्यादा मतलब उसका उपयोग करते हैं और ठीक से समझ जाते हैं। इसलिए जो है इस प्रकार प्रायः राष्ट्रभाषा को राजभाषा होने का गौरव तो हासिल हो ही सकता है, किंतु जो प्रत्येक राजभाषा राष्ट्रभाषा का अस्तित्व ग्रहण नहीं कर सकती। गैर प्रशासन में राजभाषा कुछ होती है तो राष्ट्रभाषा कुछ। कहीं मतलब आप गैर प्रशासन में जाइए तो वहाँ राजभाषा कुछ होती है, मतलब जहाँ राज्य जो होता है, प्रदेश होता है, वहाँ कुछ होती है, और लेकिन मतलब वो बाहर में राजभाषा कुछ और होगी और राष्ट्रभाषा कुछ और होगी। ऐसा आप मतलब गैर प्रशासन में देखेंगे। गैर मतलब यहाँ से अलग, मतलब ये हमारे प्रशासन में ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं जगह ऐसा है। अब इसमें है कि जैसे आप मान लीजिए कि उधर जैसे हमने कहा कि इस पर मतलब राष्ट्रभाषा को राजभाषा होने का गौरव तो हासिल है, क्योंकि राष्ट्रभाषा को राजभाषा होने का मतलब गौरव, किंतु प्रत्येक जो राजभाषा है वो राष्ट्रभाषा का अस्तित्व ग्रहण नहीं कर सकती। गैर प्रशासन में जो राजभाषा कुछ होती है तो राष्ट्रभाषा कुछ। अगर आप कहा कि वहाँ पे राजभाषा भी कुछ है और राष्ट्रभाषा भी क्या होती है, कुछ होती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप आप ले लिया जाए तो भारत में जो मुग़ल शासन में राष्ट्रीय अस्तित्व में हिंदी थी, किंतु राजकीय अस्तित्व में फ़ारसी थी। पहले मतलब ये राजकीय कहते हैं कि भारत में जब मुग़ल शासन जब था तो उस समय जो राष्ट्रीय अस्तित्व में हिंदी थी, राष्ट्रीय अस्तित्व में हिंदी थी, किंतु राजकीय अस्तित्व में फ़ारसी था। कब? मुग़ल शासन में। मुग़ल शासन कब था? मुग़ल शासन में
जैसे कुछ मतलब हमारा प्रशासन ऐसा नहीं है, यहाँ हमारी जो राजभाषा वो राष्ट्रभाषा है, लेकिन कई जगह बताया गया कि जो मतलब अलग प्रशासन, कई प्रशासन ऐसे हैं जहाँ मुग़ल शासन के समय में बताया गया कि मुग़ल शासन के समय में वो उनकी क्या राष्ट्रभाषा कुछ और थी, पहले हिंदी थी, ठीक है, और फिर राष्ट्रभाषा क्या हो गई, फारसी हो गई, ऐसा मुग़ल शासन में था। अब इसमें है कि इसी प्रकार अंग्रेजी शासन में भी राष्ट्रभाषा हिंदी रही है किंतु राजभाषा अंग्रेजी, परंतु स्वाधीन भारत में राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अभिन्नता है। जैसा कि आधुनिक स्वतंत्रता भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अभिन्न पद पर स्वीकृत है। जैसा कि देखा जाए तो आप अंग्रेजी शासन में जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी तो रही है किंतु राजभाषा जो है अंग्रेजी है, परंतु स्वाधीन भारत में राष्ट्रभाषा राजभाषा में अभिन्नता है। स्वाधीन भारत में तो इसमें अंतर ये है कि आधुनिक स्वतंत्रता भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अभिन्न पद पर स्वीकृति है, और आधुनिक भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया और बहुजन स्वीकृति के कारण आज वही राष्ट्रभाषा भी है। और संवैधानिक शब्दावली में हिंदी को संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कहा गया है, अतः संघ भाषा कहकर इसे राजकीय और राष्ट्रीय दोनों का महत्व एक साथ प्राप्त हो गया है, अगर ऐसा कहा गया है कहीं कहीं। लेकिन देखिए राजभाषा स्वीकारा गया, लेकिन इसके बाद संविधान अनुच्छेद मतलब कहा गया है कि संविधान में राजभाषा स्वीकारा गया, और इसके बाद संविधान में अनुच्छेद जो संविधान में अनुच्छेद था उसमें दिया गया है कि 343 में अनुसूची थी, और संविधान का जो चल रहा था इसमें ये था कि अगर देखा जाए तो इसके बाद संविधान के अनुच्छेद, इसके बाद संविधान, देखिए संविधान में जो अनुच्छेद चल रहा था, अनुच्छेद अनुसूची में आप पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। 343 से 351 तक राजभाषा को स्वीकृति मिली। देखिए इसके बाद संविधान के 343 से 351 तक राजभाषा को क्या हुआ, स्वीकृति व्यवस्था की गई, और इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए, देखिए इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए ही 14 सितंबर को के दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए आप ऊपर दिया है 14 सितंबर की राजभाषा स्वीकृति मिली, और इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके रूप में। देखिए हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस आप भी मनाते होंगे, जो हिंदी सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनके क्लास में या कॉलेज में। अब देखिए ये है कि
जैसा कि संविधान के भाग 17 में किया गया कि अनुच्छेद 343 के अनुसार अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। संविधान के भाग 17 में, ठीक है, संविधान के भाग 17 में, ठीक है, भाग 17 में 1913 जो दिया गया है कि 343 में और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी है, और अनुच्छेद 343 में, ये ध्यान दीजिएगा, संविधान के 17वें में और अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में जो हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया, हिंदी, ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में माना गया। अब देखिए, जैसे कि इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए। लिपि है, क्या है, देवनागरी। लिपि देवनागरी, देवनागरी लिपि है हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। भाषा, राजभाषा क्या है, हिंदी है। अब देखिए इसका थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हाँ, जो आधुनिक भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया और बहुचलन स्वीकृति के कारण आज वही राष्ट्रभाषा भी है। असंवैधानिक शब्दावली में हिंदी को संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा मतलब संवैधानिक शब्दावली में कहीं कहीं कहा गया है कि हिंदी को संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कहा गया है। अतः संघ भाषा कहकर इसे राजकीय और राष्ट्रीय दोनों महत्व एक साथ प्राप्त हो गया। इस प्रकार राजभाषा की राजकीय और जन स्वीकृति को लेकर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मानते हैं, कहते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा देखिए दिया है कि इन्होंने कहा है कि राजभाषा वह है जिसका प्रयोग राज्य के कार्यों में होता है। राजभाषा वह है, जैसे कि आपने देखा ना, राजकाज की भाषा, मतलब अतः जो भाषा देश के राज्य के कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है वही राजभाषा है। ऐसा तो भोलानाथ तिवारी की भी परिभाषा लगभग यही है, ठीक है। अब देखिए कई लोगों ने दिया था अपनी परिभाषा। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि राजभाषा की प्रयोग परिधि का निर्धारण करते हुए जो देवेंद्र शर्मा विचार प्रकट करते हैं कि राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में होता है। 4 क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्रों में होता है? तो शासन में होता है, विधान में होता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका, मतलब 4 क्षेत्रों में इन्होंने बताया। यहाँ बता देते हैं 4 क्षेत्र में कौन से। तो इन्होंने एक शासन और दूसरा विधान, तीसरा क्या है, कार्यपालिका, कार्यपालिका यहाँ तक दिख रहा है ना, और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। न्यायपालिका ये 4 रूपों में उन्होंने माना है कि ऐसा कार्य करने पे देवेंद्र शर्मा अपने अनुसार कहते हैं कि ये 4 में माना गया है। इन 4 में जिस भाषा का प्रयोग हो उसे राजभाषा कहेंगे। इन 4 में, शासन में, विधान में और कार्यपालिका में और न्यायपालिका में, जिसका मतलब इसमें इन 4 जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही क्या है, हमारी राजभाषा है। राजभाषा के चुनाव और प्रयोग की व्याख्या करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम सुने होंगे। उन्होंने सब पर किया है कि एक बहुत बड़े आलोचक हैं आपके उसमें, एक रामविलास शर्मा, दूसरे रामचंद्र शुक्ल, 2 आलोचक हैं आपके, जिनका कि आप सबसे ज़्यादा सब में आप उनकी पंक्तियाँ पढ़ेंगे। उन्होंने अपना मत दिया है। जैसा कि आप देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि रामविलास शर्मा का कहना है कि किसी भी बहुजातीय क्षेत्र में केंद्रीय भाषा के लिए या तो कोई एक भाषा चुनी जाएगी या शिक्षित जनों की वे सभी भाषाएं सीखनी होगी जिसमें केंद्रीय राजकाज होगा।
कह रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि वो बहुजातीय मतलब बहुजातीय देश में केंद्रीय भाषा के लिए या तो कोई ऐसी एक भाषा चुनी जाएगी या शिक्षित जनों को वे सभी भाषाएं सीखनी होगी। जो शिक्षित लोग हैं वो सभी भाषाएं सीखेंगे जिससे उनका जो केंद्रीय राजकाज है वो हो जाए। छोटे देशों में एक से अधिक राज्य भाषाएं रखना संभव है, भारत जैसे बहुजातीय देश यह संभव नहीं है। कहने का विचार यही है कि जो शिक्षित समाज है उसको कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, क्योंकि वो उनके अगर एग्ज़ाम में होता है या फिर आप देखते हैं किसी भी विभाग में इंटरव्यू होता है तो वो वहाँ पे यही देखा जाता है कि आप इसके लिए मतलब सक्षम है कि नहीं, आपकी जानकारी कहाँ तक है, कैसे आप कितनी आपकी पकड़ है, कौन सी भाषा आप समझ जाते हैं, क्या आप विषय जानते हैं, ऐसा होता है ना एग्ज़ाम में। तो वो कह रहे हैं शिक्षित जो हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो मतलब प्रशासन में जो कार्य हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें उनका योगदान होना चाहिए, जिसके साथ वो अपना कार्य राजकाज के जो कार्य हैं वो जिसके केंद्रीय राजकार हैं वो मतलब सारे काम अपने आप क्या कर लें कि केंद्रीय राजकार होगा। और छोटे देशों में एक से अधिक राज्य भाषाएं रखना संभव है, लेकिन भारत जैसे बहुदेशीय में यह संभव नहीं है। राजभाषा के संबंध में डॉक्टर रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के भी विचार उल्लेखनीय हैं। उन्होंने क्या कहा राजभाषा को, सभी ने देखिए अपना अपना मत दिया है, सब कभी अपने राजभाषा के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या कौन कौन से अपना विचार दिए हैं। तो राजभाषा वस्तुतः आर्थिक विकास और प्रशासनिक, कहते हैं कि इन्होंने देखिए सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा है। उन्होंने क्या कहा कि रविंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि राजभाषा वस्तुतः आर्थिक विकास और प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा जातीय प्रामाणिकता और अस्मिता की भाषा है। राजभाषा राजनैतिक दृष्टि से देश को सफल बनाती है, जबकि राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से उसे एकताबद्ध करती है। राजभाषा का आशय राष्ट्रीयता मतलब नेशनलिज्म है और राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीयता नेशनलिज्म के लिए आवश्यक नहीं है। भाषा उस देश की ही हो, पर जातीय अस्मिता के प्रश्न से संबंध होने के कारण राष्ट्रभाषा के लिए निहायत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि वह अपने देश की भाषा हो। राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक आयोजन की भाषा है, मतलब राजभाषा के रूप में जो हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक आयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। जैसा देखिए आपने मतलब कवि ने अपना अपना मत दिया है और उन्होंने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और हमारी क्या लिपि क्या है, देवनागरी है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अतः जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की स्वतंत्रता के बाद मतलब ये हिंदी को राजभाषा माना गया। संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया और इसके बाद जो संविधान है अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई और इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी के रूप में मनाया जाता है या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आज का आपका कंफर्म हो गया ये टॉपिक राजभाषा, ठीक है। ये टॉपिक कंफर्म हो गया राजभाषा किसे कहते हैं और हमारी राजभाषा क्या है और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। इस टॉपिक में आपको बता दिया गया, ठीक है। धन्यवाद।